अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। आज की आम खबर की बात करें तो फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में 59 अफराद को 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी। आज जो सज़ाएं सुनाई गई हैं इनमें पार्टी की टॉप टीयर लीडरशिप शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल और कवल शोजिब शामिल थे, जबकि पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके नाअहल होने की वजह से तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली पर रिप्रेजेंटेशन मज़ीद कम हो गई। अब इन सज़ाओं की कितनी अहमियत है, क्या ये सज़ाएँ या ये मुकदमात इन सज़ाओं से मुख्तलिफ होंगे जो हर रजीम में मुख्तलिफ मुखालिफ सियासतदानों को दिए जाते हैं, इसके लिए शायद हमें इंतज़ार करना होगा। एक और ख़बर जो PTI के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से है, हमने देखा कि बानी PTI की सोशल मीडिया पोस्ट या अलीमा खान साहिबा की मीडिया टॉक से मुसलसल ये बताया जा रहा था कि 9 मई केसेस में नाअहल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में PTI हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि इन नशिस्तों पर हिस्सा लेने का मतलब ये होगा कि सिस्टम के नाजायज़ अमल को जायज़ करार दिया जा रहा है। मगर कल हमने देखा कि PTI की सियासी कमेटी ने ना सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया, बल्कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए 2 हलकों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। ये उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। अब वैसे तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि पार्टी फैसलों में वक्त के हवाले से तब्दीली आती रहती है, फैसले भी तब्दील होते हैं, मगर यहाँ पर मसला ये है कि मुसलसल मुख्तलिफ इशूज़ पर बानी PTI और सियासी कमेटी के फ़ैसलों पर इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। बानी PTI की राय कोई और होती है और सियासी कमेटी कोई और फैसला कर देती है। जैसे कि चंद दिनों पहले बानी तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के तौर पर नॉमिनेट किया तो इसको सियासी कमेटी ने बैकअप प्लान करार दे दिया। पख्तूनख्वा में सूबाई बजट पास करवाने का मामला आया तो खान साहब की वाज़ेह हिदायत थी कि इनकी मंजूरी के बगैर ना तो बजट पेश किया जाए ना ही मंजूर करवाया जाए, मगर हमने देखा कि सियासी कमेटी ने बानी PTI की हिदायत के बरक्स इस बजट की मंजूरी भी दे दी। फिर KP ऑपरेशन और सेनेट में इंतखाबात के हवाले से भी बानी PTI और सियासी कमेटी के मुख्तलिफ आरा सामने आ चुकी हैं। अब इस कन्फ्यूजन की वजह बानी PTI की अपने पार्टी रहनुमाओं से कम्युनिकेशन ना होना भी करार दिया जा सकता है, मगर इम्प्रेशन यही जनरेट होता है कि या तो सियासी कमेटी बानी PTI के फ़ैसलों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं, या फिर ये कहा जा सकता है कि मामलात माइनस इमरान खान की तरफ ले जाए जा रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए माइनस इमरान खान का आर्ग्यूमेंट को ज़्यादा नंबर्स नहीं दूंगा, क्योंकि हमें मालूम है कि और पार्टी के दीगर रहनुमाओं को भी मालूम है कि हमारे मुल्क में सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ही वन मैन शो पार्टी का है। माइनस इमरान खान का मतलब माइनस PTI है, जिसकी इलेक्शन से इंतखाबात तक जितनी माइनस करने की कोशिशें की गई हैं वो सब नाकाम हुई। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का अली साहब। आज हमने एक और बुरी खबर देखी है तहरीक इंसाफ के लिए। अगर ATC फैसलाबाद का जो फ़ैसला है उसको डिस्कस करें, 9 मई में राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमला होता है, बहुत से आपकी पार्टी के रहनुमा इम्प्लिकेट होते हैं, तो आज 59 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हुई। 17 कायदीन जो हैं 10-10 साल की सज़ा आज हमने देखा कि उनको मिल गई है। क्या स्ट्रेटजी है पार्टी की? इस तरह तो जो अवेलेबल पूल है आपके पास लीडर्स का वो तो मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और कुछ एक्विटल्स भी हो रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है इस पर अब? जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो अमल हुआ, जो एक्ट हुआ, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। जो राना सनाउल्लाह साहब के घर पे कोई हमले की बात है, जिसने भी किया है गलत किया है। ना मैं ना मेरी जमात इसको सपोर्ट करती है, ना कोई भी पाकिस्तानी ऐसे किसी अमल को सपोर्ट कर सकता है। अगर वहाँ कोई हमला हुआ है कंडेमेबल, लेकिन उसमें फिर ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप को इम्प्लिकेट किया गया है, हम ये समझते हैं, हमारी जमात ये समझती है, हम लोग समझते हैं कि ना तो इसमें इंसाफ हुआ है, ना होता हुआ नजर आया है। बहुत उजलत में ये केस खत्म हुआ है और उसमें ऐसे लोग आए हैं जैसे फॉर एग्जांपल उमर अयूब खान, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा हरिपुर से है, प्योरली पॉलिटिकल आदमी है। उनका दहशत गर्दी से क्या काम है, तोड़ फोड़ से क्या काम है। फिर उसमें आप शिबली फराज साहब को देखें, पढ़े लिखे वाइट कॉलर आदमी और हैं भी सेनेटर, वो हल्के की सियासत भी नहीं करते और एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े साहिब कलम के बरखुरदार। फिर जरताज गुल वजीर, हमारी एक कुलीग जो मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है। और मैं समझता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे ये कहने दीजिए कि जैसे मुराद सईद साहब हैं, जैसे जरताज गुल वजीर साहिबा हैं, जैसे शरियार खान अफरीदी साहब हैं,
ये ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेहनत करके वजारतों तक पहुंचे। ऐसे लोगों को सजाएं देना, उनका इस साजिश में इस तरह की किसी चीज में खुदा न खास्ता क्या रोल बन सकता है? तो आपका जो सवाल है, देखें, पार्टी का इसमें मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हम इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम इनको चैलेंज करेंगे। इंशाल्लाह हमारी ये लीडरशिप सुरखरू होगी। ये बेगुनाह है, ये वापस आएंगे। मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि पीपल लाइक उमर अयूब खान, शिबली फराज साहब, जरताज गुल वजीर साहिबा, साहबजादा हामिद रजा साहब, राय हैदर अली साहब, राय हसन नवाज साहब, अहमद खान बच्चर साहब, अहमद चट्टा साहब, दस्ती साहब, दे आर डाई हार्ड पॉलिटिकल वर्कर्स, दे आर सुपर पैट्रियट्स, दे आर नॉट टेररिस्ट। तो इसके अलावा आपको लगता है जस्टिस, अगर आप कह रहे हैं कि ओवरऑल हो नहीं रही, पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि जजेस के हवाले से भी यही मौक़िफ़ पार्टी का है कि इसमें अपॉइंटमेंट्स में हुकूमत का रोल होता है और उसमें कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी की जाती है, लेकिन फिर जैन कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब को एक्विटल मिल जाना, वो भी इंसाफ नहीं है या वो इंसाफ के तहत हुआ है? देखें, किसी भी शख्स जिसको एक्विटल मिली है उस पर सवालिया निशान नहीं लगाने चाहिए। नहीं, मैं अदालत के कंडक्ट की बात कर रहा हूँ कि देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि न सिर्फ फवाद चौधरी साहब, जो कि खुद एक पॉलिटिकल वर्कर है, मेरा कुलीग रहा है और हमेशा से वो पॉलिटिकल डायलॉग की बात करता है, उसके आइडियाज से बहुत से मैं भी एग्री नहीं करता, भाई अपना हम आपस में बड़ी डिबेट करते थे, लेकिन कुछ भी कहने फवाद चौधरी इज नॉट अ टेररिस्ट, कुछ भी कहने साबिका वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी का बरखुरदार जैन कुरैशी, जो खुद एक पढ़ा लिखा फॉरेन ग्रेजुएट है, बाहर से पढ़ा लिखा बच्चा है, बेटा है, वो कुछ भी है दहशत गर्द नहीं है। तो वो उस हद तक तो हम बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूं कि कम से कम वो बेचारे, उनको रिलीफ मिला है या उनको इंसाफ मिला है। रिलीफ का लफ्ज भी गलत है, लेकिन ये जिन लोगों के साथ हुआ है, आप मुझे बताएं, मुज़म्मिल साहब, थोड़ा सा आप इस पे प्लीज काम कीजिएगा। मैं एक शख्स का नाम सामने रखता हूं, साहबजादा हामिद रजा साहब, मेरा भाई है, छोटा, मेरी से उम्र में थोड़े से वो कम है, हमारे एल.आई हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है। न सिर्फ वो बल्कि उनके वालिद मोहतरम मरहूम, जो खुद एक एमएनए, इन लोगों की सारी जिंदगी दहशत गर्दी और इन चीजों के खिलाफ गुजरी है। बाकायदा रियासत के साथ, हुकूमत के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये लोग कंधे से कंधा जोड़ के दहशत गर्दी के खिलाफ हामिद रजा साहब का मजबूत तगड़ा स्टैंड है, अपनी सर की बाजी लगा के। आज उस साहबजादा हामिद रजा को अगर हमारी हुकूमत दहशत गर्द कह रही है, तो आप फिर मुझे बताएं मुज़म्मिल साहब, जब हम मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों पे दहशत गर्दी का लेबल लगाएंगे तो दहशत गर्द तो खुशी से नाचेंगे, वो तो कहेंगे ठीक है जी, आपस में लगे में। सही। इसके अलावा अगर पार्टी पॉलिसीज़ पे हम आ जाएं, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, इससे पहले तो खैर हम इज्तिमाई इस्तीफ़ों की बातें भी सुनते रहे, हमने ये भी सुना कि ये जो इंतखाबी अमल होने जा रहा है, ख़ास तौर पे 9 मई के केसेस के हवाले से जो हल्के खाली हो गए, पार्टी का कोई प्लान नहीं है इस पर कंटेस्ट करने का। शेख वकास साहब ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, अब पहले तो हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसकी क्या वजह है? प्रेसिडेंस मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का कि निशान लिए जाने से पार्टी तो ख़त्म नहीं होती, तो पीटीआई फिर अपना लेबल उतार के सुन्नी इत्तेहाद का लेबल क्यों लगा रही है? इसकी जुडिशल या लीगल वैल्यू क्या है, लॉजिक क्या है इसकी? देखिए, पिछले हफ्ते पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें हमारे भाई हैं और फॉर्म 45 के एमएनए हैं, लेकिन उनको बेचारे को हरवा दिया गया। अली बुखारी साहब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, भाई अपना, खान साहब से मिले, खान साहब का पैगाम लेके आए कि खैबर पख्तूनख्वा में तो आप फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं। पंजाब के लिए उन्होंने कहा कि आप जो पॉलिटिकल कमेटी है उस पर डिलिब्रेट करें, फैसला वो करें, और अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर हमारे जो एलाइज हैं, मोहतरम अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और मोहतरम अचकजई साहब, वो वहां अपना किरदार अदा करें पार्टी लीडरशिप के साथ साथ। तो उस पर पार्टी ने डिलिब्रेट किया और पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान साहब का फलसफा भी यह है कि हमने आखिरी बॉल तक लड़ना है, किसी भी सूरत में उन लोगों को हमने ये मौका नहीं देना कि हमारे लोगों को असेंबली से नाजायज आप निकाले भी और फिर वहां पे इलेक्शन में भी उनको खाली मैदान मिले। तो जितनी भी मुश्किल हालात हैं, पकड़ धक्कड़ है, पर्चे हैं, उठाना है, दफ्तर नहीं खोलने दे रहे, एक्टिविटीज नहीं करने दे रहे, लेकिन हम मुकाबला करेंगे, मुकाबले से भागेंगे नहीं। तो उस पर फैसला हो गया। अब अच्छा, किस प्लेटफॉर्म से, दोनों ऑप्शन को डिस्कस किया गया, लेकिन जो हमारे 2 सीनियर वकला भी हैं, जो इत्तेफाक से ऑफिस बीरर्स भी हैं, मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन और मोहतरम राजा साहब जो हमारे एसजी हैं,
सबकी राय ये थी, उनका मशवरा लीगल ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हमारे एक मेंबर फैसल अमीन खान, अली अमीन खान सीएम के भाई, पहले ही मुकाबला करके ऐवान में आ चुके हैं। तो ये जो इलेक्शन है, चूंकि ऑलरेडी उनके पास सिंबल भी है, तो उस प्लेटफॉर्म से लड़ा जाए, हमारे एलआई भी हैं, तो इस वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला हुआ। क्योंकि हमारे पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो तो आपने देखा, जिस तरह हमारा निशान छीना गया, हमारी सीटों पे तो हमला आवर हुए, तो उससे बचने के लिए कि एक प्लेटफॉर्म, एक शील्ड मिल जाए एक जमात की। अदरवाइज तो हमारी जमात पहली आखिरी इंशाल्लाह तरीक इंसाफ ही है। लेकिन उस चीज से बचने के लिए कि एक निशान पे असेंबली में आया जाए, क्योंकि यही बहाना बना के हमारी सीटों पे जो है हुकूमत हमला आवर हुई और नाजायज हमारी खवातीन की, हमारी बहनों की, हमारी बच्चियों की सीटें जो हैं ये लोग उड़ा के ले गए। तो इस पे हमने ये भी देखा है कि पहले भी इस तरह की नामजदगियाँ या पार्टी पॉलिसी अनाउंस हो जाती है, बाद में ये मालूम पड़ता है कि खान साहब का इस पर एफर्मेशन नहीं थी, उन्होंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। तो ये शेख वकास साहब ने जो ऐलान किया, ये तसव्वुर कर लें कि खान साहब इस पर एक पेज पे हैं, उनको कोई डिफरेंस नहीं है इस बात से कि आप कंटेस्ट करें। देखिए, खान साहब का जो मैसेज हमारे पास आया उस पर पॉलिटिकल कमेटी ने डिलिब्रेट किया और इलेक्शन का फैसला किया। क्योंकि इत्तेफाक राय ये था, क्योंकि प्रो एंड कॉन्स डिबेट हुए, लेकिन उस पर फैसला हुआ कि खाली मैदान अगर छोड़ेंगे तो हुकूमत को शय मिलेगी मजीद हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करा के, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये तो इलेक्शन में ही नहीं जाते। खान साहब ने जब इजाजत दी कि फैसला पॉलिटिकल कमेटी कर ले, जो हमें कन्वे हुआ मोहतरम अली बुखारी साहब की जानिब से, तो उस पर फैसला किया गया कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि हुकूमत को और उनके जो भी सपोर्टर हैं, जो हैंडलर हैं, उनको ये मैसेज ना जाए कि तहरीक इंसाफ या मैदान छोड़ रही है या मैदान से भाग रही है। हालांकि आपको भी आइडिया होगा और सबको मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को अंदाजा है कि पंजाब में इस वक्त इलेक्शन लड़ना जोश शेर लाने के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन डिफरेंट है, हमारी अपनी हुकूमत है, लेकिन पंजाब में अगर हम मैदान खाली छोड़ते हैं तो दूसरा नुकता उसमें यह है कि सबका इस पर इत्तेफाक राय था कि तहरीक इंसाफ एक सूबे की जमात नहीं है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। हमारे मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है कि हमें एक सूबे में महदूद किया जाए, हम एक सूबे में महदूद नहीं होंगे। हम पंजाब की भी जमात हैं, हम कश्मीर की भी जमात हैं, हम सिंध और बलूचिस्तान की और गिलगित बल्तिस्तान की भी जमात हैं, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की नहीं है। बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क के एक फेडरल एक लीडर हैं, पूरा मुल्क उनको ओन करता है, उनकी जमात पूरे मुल्क की जमात है। फेडरल जमातें वफाकी जमातों को इलाकाई जमातों पर महदूद कर देना, उससे मुल्क हमेशा कमजोर हुए हैं। पीपल पार्टी के साथ भी ये किया गया, मियां साहब ने तो खैर अपनी जमात के साथ खुद किया कि वो सिर्फ लाहौर की सियासत करते हैं, लेकिन हमारी सियासत पेशावर की भी है, लाहौर की भी है, कराची की भी है, कोयटा की भी है, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद की भी है इंशाल्लाह। तो ये वजीराबाद से मियां वाली से जो दो नाम भी फाइनल होकर अनाउंस हो गए, ये भी खान साहब ने फाइनल किए हैं या उनसे अभी परमिशन लेना बाकी है? उसमें एक खान साहब की भी इजाजत थी और पार्टी का भी ये फैसला था कि जिन लोगों से ज्यादती हुई है उसमें ज्यादा इख्तियार उन्हीं को दिया जाए कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर को या अपने रिकमेंडेशन पे किसी वर्कर को या इलाके किसी भी शख्स को जो वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ उसी तरह लॉयल रहेंगे जिस तरह ये लॉयल हैं, ये इख्तियार पार्टी ने खान साहब की इजाजत से उन्हीं को दिया है। जैसे उमर अयूब साहब के साथ ज्यादती हुई, जरताजुल वजीर बीबी के साथ ज्यादती हुई, या दस्ती साहब के साथ, इस तरह और भी जो लोग हैं कि ये फैसला वो करें क्योंकि वो कुर्बानी दे के बैठे हुए हैं, अपने ऊपर 10-10 साल की सजाएं जो है वो चढ़वा के बैठे हुए हैं, अपनी सीटें गवा के बैठे हुए हैं। तो अब हम उनकी सीटों पे अपनी मर्जी से लोग मुंतखब करें, वो गलत है। तो इसमें उनकी राय को ज्यादा मुकद्दम रखा गया है। इमरान खान साहब की इजाजत से पार्टी ने इस पर इत्तेफाक राय पॉलिटिकल कमेटी ने किया है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल पीटीआई में ये कल्चर नहीं है कि कोई लीडर को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत करे और पार्टी में रह जाए, लेकिन हमने ये सुना है कि खान साहब ने अचकज़ई साहब का फ़ैसला किया कि अपोजिशन लीडर होंगे, सियासी कमेटी ने कैंसिल कर दिया। तो ये कैसे हो गया? नहीं, कैंसिल नहीं हुआ, उसमें सिर्फ ये एक इजाज़त इमरान खान साहब ने खुद दी थी, जो हमें मैसेज कन्वे हुआ कि सबसे पहले उमर अयूब साहब, शिबली साहब और हमारे जो बच्चर साहब हैं पंजाब के जो अपोजिशन लीडर हैं, पहले उनके केसेस को देखा जाए और कोशिश की जाए कि वो केसेस हम जीतें, क्योंकि नाजायज सजाएं हैं, वापस अपनी सीटों पर रिइंस्टेट हों। अगर खुदा न खास्ता
ऐसा नहीं होता और उनकी अपीलें खारिज होती हैं, तो फिर खान साहब ने जो फैसला किया है उसकी तरफ पार्टी जाएगी और वो फिर जो भी खान साहब का फाइनल फैसला होगा उस पर इंशाल्लाह पार्टी अमल करेगी। एक राय पार्टी में थी, मेरी अपनी भी ये राय है कि अपोजिशन लीडर पार्टी के अंदर से होना चाहिए, लेकिन उस स्टेज पे अभी नहीं गए, उस पर अभी डिस्कशन भी नहीं हुई और खान साहब ने अगर कोई फैसला कर दिया है तो उसके बाद तो उस पर अब डिबेट होना मुनासिब भी नहीं है। जो खान साहब का फैसला होगा उस पर अमल होगा, लेकिन अभी उससे पहले हमारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी बहाली के लिए कोशिश की जा रही है कि अपील जो है वो की जाए, सुप्रीम कोर्ट लेवल तक उसको फाइट किया जाए। उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और बचर साहब असेंबली में अपोजिशन लीडर्स की सीटों पे, ताजगुल वजीर साहिबा और पार्लियामेंट्री लीडर की सीट पे वो बहाल हों। अगर नहीं होते तो जो खान साहब का फैसला होगा उस पे पार्टी अमल करेगी इंशाल्लाह। अचकज़ई साहब के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है इस पे, उन्होंने पहले ही बड़े दिल का मुजाहरा किया। एक वो भी दौर था जब कंटेनर पर खड़े होकर खान साहब ने उनकी नकल उतारी, तनकीद की उन पर। अचकज़ई साहब सब भूल गए, उन्होंने आपका केस भी लड़ा, मीडिया में भी आवाज़ बुलंद की। अब जब वो ये सब डेवलप होता हुआ देख रहे होंगे तो उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया, कोई मैसेज नहीं पहुंचाया कि ये गलत हो रहा है? नहीं, उनका देखें हमारे एलाई हैं, पहले ही वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के हमारे जो हैं वो लीड कर रहे हैं, जिसमें असद कैसर साहब उनके साथ हैं। जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि अगर अपीलें खुदा न खास्ता, मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ खुदा न खास्ता, खारिज होती हैं तीनों अपोजिशन लीडर्स और पार्लियामेंट्री लीडर साहिबा की, तो उसके बाद जो खान साहब का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, उस पर पार्टी अमल करेगी। तो मैं नहीं समझता कि अचकज़ई साहब को इस पर कोई इशू होगा। उनको तो पार्टी बहुत हाई रिगार्ड्स में रखती है और मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ वो नासिर अब्बास साहब और हमारे लोग हैं, खोकर साहब जो हैं, मुस्तफ़ा नवाज साहब, इस तरह के लोग पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस पे आज की डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो 59 लोगों को जो सज़ाएँ हुई, PTI के 17 लोगों को 10-10 साल की सज़ा मिली, अलीमा खान साहिबा के जो बेटे हैं, साहबजादे हैं, उनकी गिरफ़्तारी हो गई। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि 9 मई में ये हसान न्याजी साहब के साथ मौजूद थे, इसलिए इम्प्लिकेट हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर ऑफिस खुला हुआ है PTI के लिए, वो आएँ बात कर लें, डिबेट करें हमारे साथ बैठ के, लेकिन वो आते नहीं हैं। सुहेल वड़ाइच साहब वाली कंट्रोवर्सी भी आपने फॉलो की होगी कि ब्रसल्स की मीटिंग के बाद उन्होंने ये माफ़ी की बात की, तरदीद आ गई, लेकिन अंसार अब्बासी साहब भी अब यही कह रहे हैं कि वो सारा मामला फियास्को अपनी जगह, लेकिन उनका भी यही ख्याल है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी ये दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है। तो क्या सोच रही है PTI के सारी पार्टी को गिरफ़्तार करवा लेना है लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना उस चीज़ पे कि अपॉलॉजी कर लें? तीन ज़िमनी सवाल आपने किए हैं मुजम्मिल साहब। पहले तो देखें, जहाँ तक खान साहब के जो नेफ्यूज़ हैं, शारेज़ खान और शेर शाह साहब जो हैं, जो अलीमा आपा के बेटे हैं, देखें शारेज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो बेचारा सियासत में नहीं है, ना उस दिन उधर था बल्कि फैमिली के साथ चतराल था, तो उसको किस चक्कर में गिरफ्तार किया। जहाँ तक दूसरा बेटा है शेर शाह साहब, उसका फैसला तो अदालत में होगा, लेकिन उस पर हमारा सवाल बनता है कि यार 27 महीने बाद आपको अचानक शेरशाह किधर से याद आ गया, और वो भी उस दिन जिस दिन इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस में जो है जमानतें सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई। जब 9 मई का बयानिया उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब के खिलाफ हवा में तहलील हुआ, तो जाके उनके जो है बहन के घर पे जाके वो चार दीवारी को वो पामाल करके, तो बेटों को जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जो भी PTI को कवर करने को पता है कि ये दोनों बच्चे जो हैं इनका पॉलिटिक्स से, वो हसान तो फिर भी पॉलिटिकली एक्टिव होते थे हमारे साथ लॉयर मूवमेंट में। मैं खुद उनके साथ बहुत सी उसमें कन्वेंशन में हम गए, पंजाब में हमने लाहौर में किया, मुल्तान में किया, लेकिन ये दोनों बेटे तो बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल हैं। तो उसका तो ये तो बड़ा अजीब सा फैसला है, बहुत जुल्म है। दूसरा, जहां तक आपने वो तलाल साहब की बात की है, देखें ठीक है, हुकूमत की तरफ से अगर डायलॉग की बात है, मैं उसको तनकीद नहीं करता, मैं उसको अप्रिशिएट करते हुए साथ ये कहता हूं कि अगर आप वाकई तलाल साहब जो है तर्जुमानी कर रहे हैं हुकूमत की सोच की, तो मैं ये फिर क्यास करूंगा कि वो नेक नियति से कर रहे हैं। तो फिर नेक नियति कैसे जाहिर होगी? वो ऐसे जाहिर होगी कि आपने ऑफर कर दी, बहुत अच्छी बात है, अब हमें अपने लीडर तक जाने दें, हमें रसाई दे दें अगर आप मुखलिस हैं, ताकि हम आपकी ऑप्शन खान साहब के सामने टेबल पर रखें ताकि बात आगे बढ़े। अगर आप बात करके हम पे अडियाला के दरवाजे बंद करते हैं, इसका मतलब है आपकी नीयत में फतूर है, आप गुफ्तगू नहीं चाहते। और तीसरी बात, जहां तक आपने मोहतरम अपना अंसार अब्बासी साहब की बात की है और मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब की, देखें माफी तलाफी की जहां तक बात है, अगर किसी की गलती हो ना, माफी मांगनी चाहिए, इससे आप छोटे नहीं होते, लेकिन गलती साबित पहले तो हो। इमरान खान पे तो साबित नहीं हुई, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, यानी 2-2.5 साल, मैं ये नहीं कह रहा बरी हो गए, मैं वकील हूं, मैं इन चीजों को समझता हूं,
लेकिन उन पे जमानत जब मिल गई प्रामे फेशी तो बज़ाहिर डिटेल में केस नहीं भी स्टडी हुआ, वो तो नीचे ट्रायल में चलेगा, लेकिन बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस साजिश में इमरान खान का रोल नजर नहीं आया, तो उनको उन्होंने जमानत दे दी। और सारे केसेस में अब जो 2.25 साल इमरान खान साहब को जेल के अंदर बेगुनाह रखा है, उस पर मुझे बताएं सुहेल बड़ाच साहब, और उस पर मुझे बताएं अंसार अब्बासी भाई कि इमरान खान साहब से अब माफी कौन मांगेगा? ये तो अली भाई आइडियलिस्टिक बात है ना, ये तो आइडियलिस्टिक बात है। साबित तो बाद में होगा ना, पोजीशन ऑफ पावर में बैठे उनको सुप्रीम पोजीशन ऑफ पावर में माफी क्यों मांगेगा? आप ये समझाइए ना, क्योंकि पॉलिटिक्स तो रियलिज्म की है पाकिस्तान में। आइडियलिज्म की बात बेशक अच्छी लगती है लेकिन चलती नहीं है ना यहाँ पे। मुजम्मिल साहब मुझे एक बात बताएं, ये हमने कैसे तस्वर कर लिया कि पोजीशन ऑफ पावर जो है वो सिर्फ इख्तिदार जो है वो पोजीशन ऑफ पावर है? असल इख्तिदार तो ऊपर वाले के पास है, और उसके बाद इख्तिदार आला जो है वो अल्लाह के हुक्म से अवाम के पास होती है, अल्लाह के बंदों के पास, अवाम के पास होती है अल्लाह के बाद। तो अवाम किसके साथ है? देखें असल फैसला तो ये है, ये तो वक्त गुजर जाता है, साल 2 साल तो कोई चीज नहीं है, ये घड़ी घूमती है, ये पहिया घूमता है। असल तो फिर ताकत इमरान खान के साथ है। ये मुझे बताएं, ये लोग बाजार में 2 किलो दूध लेने के लिए निकल सकते हैं, किसी शादी में जाके कह सकते हैं, कोई जाके अपना ओहदा बता सकता है, कोई जाके ये बता सकता है मैं वफाकी वजीर हूं, फलाना हूं। इनकी तो सूरत हाल ये है कि इनको किराए पे लोग लाके बैठाने पड़ते हैं ताकि इनको स्पीच करें। तो देखें दोनों तरफ से लोगों को स्पेस देनी होगी। मतलब माफी को रूल आउट कर दें, सारी स्पेस हुकूमत हम माफी को रूल आउट कर दें? नहीं, देखें माफी बात ही नहीं है, सब ने एक कदम पीछे हट के मुल्क को आगे लेके जाना है। देखें जिसने जलाओ घेराव किया है, जिसने जिना हाउस में तोड़फोड़ की है, कौन उसको डिफेंड करता है? मैं सबसे पहले इमरान खान साहब ने, हमारे लीडर ने जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको कंडेम किया जिसने आग माग लगाई, लेकिन हमने तो नहीं कहा ना जिसने किया उसको सजा दें। इमरान खान तो जेल में थे, वाइल ही रिस्पॉन्सिबल। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी तो अब इमरान खान से अब अगर मैं डिमांड करूं कि इमरान खान साहब से माफी मांगे, तो क्या आप मांगेंगे? हुकूमत में से कोई मांगेगा या उनके जो भी पीछे लोग हैं? ठीक है, मतलब आपके मुताबिक जब सफ़र पार्टी कर रही है तो फिर माफ़ी मांगना आपका नहीं बनता। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जहाँ ज़राअत मईशत का बुनियादी सतून है और पाकिस्तान की GDP में ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 1/4 बनता है। हालिया बरसों में गंदम की इमदादी कीमत और किसानों के मसाइल ने ज़रूरी शोबे को बुरी तरह मुतासर किया। किसानों को मुनासिब कीमत ना मिलने, हुकूमती पॉलिसीज़ के तसलसल में नाकामी के बायस ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ। हुकूमत हर साल गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत का ऐलान करती है ताकि किसानों को उनकी फसल की मुनासिब कीमत मिल सके और मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रहे। गुज़श्ता साल हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की, लेकिन इसके बावजूद किसानों को अपनी पैदावार 2,800 से 3,000 रुपये फ़ी मन के निर्खों पर फ़रोख्त करना पड़ी, जिसके बाद किसान तंजीमों ने एहतजाज भी किया और ये ऐलानात भी सामने आए कि आइंदा बरस गंदम की पैदावार में कमी की जाएगी। इसके अलावा किसान तंजीमों का ये भी कहना है कि खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिससे किसानों के अखराजात बढ़ गए हैं। इसके मुकाबले में गंदम की कीमत कम होने के बायस किसानों को मुनाफे की बजाय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन खोखर ने अगले साल गंदम की काश में बड़ी कमी लाने का ऐलान करते हुए ये कहा कि गंदम की पैदावार में बहुत बड़ी कमी आएगी तो आवाम परेशान हो जाएंगे। हम तो मजदूर और किसान लोग हैं, लस्सी चटनी खा लेंगे, लेकिन अवाम क्या करेंगे? साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और अपोजिशन मुल्क की मैशत पर बात करने को तैयार नहीं। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी और ठोस इक़दामात उठाए ताकि किसानों को इनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा मिल सके और ज़रूरी शोबा तरक्की करे, क्योंकि अगर किसान खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान की मैशत भी मजबूत होगी। और अगर हुकूमत किसान तंजीमों से मुज़ाकरात नहीं करती और कोई रास्ता निकालने में कामयाब नहीं होती तो फिर मुल्क भर की तमाम किसान तंजीमों का लाहे अमल क्या होगा? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। बुखारी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो खालिद हुसैन खोखर साहब का ये ऐलान कर देना कि गंदम की जो पैदावार है इसमें एक बहुत बड़ी कमी वो लाने जा रहे हैं अगले साल, जिसका मतलब ये है कि अवाम भी उससे सफ़र करेंगे। बेशक जो पॉलिसीज़ हैं उस पर तो एहतजाज की कॉल्स भी दी जा रही हैं। क्या वजह इसकी और बुनियादी मुतालबात क्या हैं जो किसान हैं, हमारे काश्तकार हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया मुज़म्मिल आपका और आपके चैनल का।
गुजारिश ये है कि ये मौजूदा हुकूमत ने, पंजाब ने किसानों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया है, और वो जुल्म ये है कि गंदम जो तमाम क्रॉप का इंजन होता है उसको ख़राब कर दिया। और इतने नाकबत अंदेश लोग बैठे हैं या जो पॉलिसी साथ बैठ के बनाते हैं, तो उनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है कि आपने यानी जुम्बिश कलम से एक 76 साल का एक निज़ाम चला आ रहा था कि जो गंदम है वो ख़रीद करता है फूड डिपार्टमेंट, पास्को, राइट। 45 लाख टन जो है वो पंजाब ख़रीद करता था, कुछ सिंध ख़रीद करता था उनका, और पास्को ख़रीद करता था। तो इन्होंने पहले जो है वो ये कहा कि जी हम ख़रीद करेंगे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया पिछले साल। थोड़ा सा मैं आपको वो हिस्ट्री बता रहा हूँ कि किस तरह से इन्होंने मारा है किसान को। और उसके बाद फिर हुआ ये कि मैडम ने कहा जी कि हमने तो ख़रीद ही नहीं करनी गंदम जो है। वो जब ये पिछले साल ऐलान किया तो मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई। यानी जो मार्केट के अंदर एक बना हुआ था, आप मुझे मुजम्मिल बताइए कि 2023 के अंदर मुझे मिल रहा है 3900 रुपये, ठीक। और अब आके मेरी हालत ये कर दी कि मुझे 2000 रुपये भी गंदम का रेट नहीं मिला। अच्छा, अब चाहिए ये था, हम ये कह रहे थे कि मैडम से, वज़ीर आला पंजाब से, कि आप एक कमीशन जो है ऑलरेडी होता है हर मुल्क के अंदर जो क्रॉप की जो असेसमेंट करता है कि उसके ऊपर क्या एक्सपेंडिचर आए हैं, और उसके मुताबिक वो फिर उसकी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करता है। ठीक। इन्होंने कहा जी कि हम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे ड्यू टू जो IMF ने कह दिया है, तो इसलिए अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि यार आप उस कम्युनिटी के साथ ये जुल्म करने जा रहे हो जो 25 करोड़ लोगों का पेट पालते हैं। उनका जुर्म ये है, 9/11 आया, 28 मई को आपने बम धमाके किए, पाबंदियाँ लगाई अमेरिका ने, लेकिन मेरे किसान ने आपको मुल्क के अंदर अनाज की कमी नहीं होने दी। आज आप उसको मार रहे हो, उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हो, और हमारी ब्यूरोक्रेसी बराबर की शरीक है इन फैसलों में। चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठते हैं, ठीक है। आप ये देखें हमारा मुतालबा है क्या। हमारा ये है कि जो हमारी कॉस्ट है वो हमें दे दीजिए। तो नुकसान की असेसमेंट अगर करनी हो 3400 रुपये, उस पर यह कहा है कि 2000 रुपये फी मन हमें कीमत मिल रही है उसके रिजल्ट। जी बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है या इससे भी ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है। देखें अभी जैसे सैलाब आ गए, सही, बारिशें आ गई, और अगर हीट ज़्यादा हो गई, सर्दी ज़्यादा हो गई, तो वो फसलों पे इफ़ेक्ट होता है। मतलब मेरा तो इस मुल्क के अंदर कोई वली वारस है ही नहीं किसान की। ना सियासतदान कोई बात करता है, ना कोई NGO बात करती मेरे लिए, ना जो है वो मीडिया भी अब आके इस तपिश को महसूस कर रहा है। और अब जो ज़राअत समझते हैं कि ज़राअत और जो मईशत है ये यूं जुड़े हुए हैं, और इसकी तपिश अब शहर के जो लोग हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। जब उनको महंगी सब्जी मिलती है, जब उनको जो महंगे, आज आप अंदाज़ा लगाइए कि गंदम का अब रेट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। शाहजी आप हैरान होंगे कि आज की बात है, सोशल मीडिया की है, उसमें कितनी सच्चाई होगी कि 8100 रुपये रेट हो गया गंदम का। अच्छा, हमें 2000 देते हुए ये कहते थे कि जी जो 2000 भी नहीं देनी। अच्छा, उसमें अब ये कहते हैं फ्री मार्केट। मैं आप एक बड़ा एक अहम नुक्ता आपको बता रहा हूँ। मैडम ने ये कहा जी कि हमने फ्री मार्केट, गवर्नमेंट ने बिजनेस के अंदर नहीं आना। ठीक है, राइट है, ठीक है, आप ना आए। जिस तरह अब मकाई का कोई रेट नहीं है, मार्केट फोर्सेस वो खुद ब खुद तयन करती है डिमांड एंड सप्लाई में। हमने कहा कि आप मूंजी का कोई रेट नहीं है, कभी हमें 5000 मिल जाता है, कभी 8000 मिल जाता है, तो हमने कहा कोई बात नहीं। आपने अगर गंदम के ऊपर ये पॉलिसी लागू करनी थी तो फिर आपको चाहिए था कि आप उसको ग्रेजुअली करते। आप 45 लाख टन खरीद कर रहे थे, आप 20 लाख टन पे आ जाते, आप उसको ग्रेजुअली पीछे लेके जाते। और इसके अलावा मतलब एक फर्टिलाइजर माफिया का भी टर्म यूज करते हैं लोग। जी तो ये इससे क्या मुराद है? मैं आपको बताता हूँ। गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ ये एक गवर्नमेंट का रहा है
कि उसने कभी किसान के सर पे हाथ नहीं रखा। और ये जो जितनी जो फर्टिलाइज़र कंपनी हैं, आप देखें आए रोज़ अब भी 1000 रुपये रेट DAP के ऊपर बढ़ा है। मुझे बताएं, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आप यकीन करें कि मेरा दिल करता है खुदा की कसम कि मैं रोऊं और मैं आपके कैमरे के सामने अपनी सीना को भी करूं। मेरे पास कोई नहीं, मेरी एक चीज़ 8 लाख की अगर है वो मैं 4 लाख पे देने पे मैं मजबूर हूं, और इनको कोई पूछने वाला नहीं। फर्टिलाइजर वाले दिन ब दिन जो है वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। आप देखें कि 2018 के अंदर यूरिया की यहाँ पे बोरी 1600 रुपए की थी, आज 2025 के अंदर 4500 रुपए की है। और 2018 के अंदर DAP की बोरी जो है वो 6000 से 8000 रुपए की थी, और आज जो है वो 14000 रुपए की हो गई है। अच्छा, अब अगर नेबर कंट्री को हम देखें, इंडिया के अंदर हमारा दुश्मन मुल्क, अब वहां पे यूरिया पाकिस्तानी रुपीस में आपको बता रहा हूं कि 900 रुपए की, 900 रुपए की मुजम्मल। आप देखिए, अच्छा वो भी वही मैकेनिज्म है कि गैस जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और उसके बाद जो है वो उसका रेट देते हैं। तो ये फिर अब आकर डिमांड एंड सप्लाई का क्या होगा? पाकिस्तान की पॉपुलेशन में भी एक बहुत बड़ा बूम है जो कि कम डिस्कस होता है कि जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए हमें, जिस तरह यूक्रेन से हमने $1 बिलियन की गंदम मंगवा ली, उस पर भी ये तनकीद हुई कि मुकामी मार्केट में कीमतें गिरा दी आपने, किसान ने सफ़र किया। फिर साथ साथ ये कि ट्रैक्टर स्कीम का ऐलान होता है, उसको बहुत से लोगों ने हौसला अफजाई की। खालिद साहब उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि सिर्फ 1000 को मिला है वो, और वो भी नाकिस क्वालिटी का है। नहीं सर, तो फिर क्या करें ऐसा कि? नहीं सर, नहीं, मैं देखें, बात ये है कि ये तो ज़राअत को इस तरह से चला रहे हैं जैसे रंगबाज कंपनियां चलाती हैं ना, वो टोकन वाली, सही कि ये टोकन आ गए। क्या ज़राअत इस तरह से तरक्की करेगी? नहीं, ज़राअत इस तरह से तरक्की नहीं करेगी। ज़राअत के अंदर आपको काम करना होगा। काम ये आर्टिफिशियल है, ये नुमाइशी है, ये इश्तिहारी है। हम कहा करते हैं कि ये इश्तिहारी हुकूमतें। इश्तिहार के अंदर आपको मुजम्मल नजर आएगा कि बहुत जो है वो महंगाई कम हो गई। अरे भाई, मैं पूछता हूं कहां से महंगाई कम हो गई? आप मुझे बताएं। और मोहतरमा वज़ीर आला साहबा कहती हैं कि मैंने गरीब को रोटी सस्ती देनी है। मैं पूछना चाहता हूं पंजाब गवर्नमेंट से कि क्या सिर्फ रोटी सस्ती गरीब को चाहिए या उसको यूनिट भी सस्ता चाहिए? तो रेट नहीं दे रहे वो जो आप मुतालबा कर रहे हैं कि रोटी सस्ती दें। नहीं सर, नहीं, वो हमारे खून से क्यों लेती हैं? वो अलग से सब्सिडी दे दें। ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हुकूमत को कह रहा हूं, मत दीजिए, हमें ट्रैक्टर्स की जरूरत नहीं है। मुझे बताएं कि ट्रैक्टर जो है 70 लाख का, 75 लाख का, मेरे पास कहां से पैसा? यहां भी इन्वेस्टर है, वो काम कर रहा है, वो गरीब किसान के नाम पे जनाब वो दरखास्त दे देगा, वो उस गरीब किसान को कोई लाख 2 लाख रुपए दे देगा और ट्रैक्टर निकाल के वो रख लेगा और उसके बाद वो बेचेगा। लेकिन सब्सिडी देने से IMF रोक देगा, क्या करें? सर, सब्सिडी मैं कहता हूं जरूरत नहीं है, हमें फसलों के रेट दें। आज इंडिया ने 2025-26 का गंदम का रेट जो है वो दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि खते गुर्बत से ये कहते हैं जी कि हम उड़ान पाकिस्तान है जी। आप मुजम्मल दयानतदारी से बताइए, अगर उड़ान पाकिस्तान है तो फिर पहले 34% था, वर्ल्ड बैंक ने कहा खते गुर्बत से नीचे लोग, आज 44% पे खते गुर्बत से आ गए। अगर आपकी पॉलिसियां इतनी ही कामयाब है कि पिछले साल जो है वो ज़राअत वाहिद शोबा था जिसने ग्रो किया और उसकी जो है वो आप 6.5 थी और वो 0 पे। गुर्बत की डेफिनेशन भी चेंज की है, इसीलिए नंबर भी बढ़ा है वैसे। लेकिन इसके अलावा अब इसका वे आउट फिर हम क्या समझें कि अगले साल एक बहुत बड़ी शॉर्टेज होने जा रही है, बिल्कुल एहतजाज होंगे सर, बिल्कुल। अवाम फिर क्या करेंगे? देखें, हम अपने किसानों को हमने ये मैसेज दिया है, घाटे का सौदा तो नहीं करना ना। देखें, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं कि वो अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी खुराक हो, अच्छी सेहत हो उनको। आप ये देखें कि आज ब्यूरोक्रेसी, मैं तो हैरान होता हूँ कि यार ये मेरा मुल्क कैसा मुल्क है कि यहाँ पे आप एक डिप्टी कमिश्नर का रहन सहन देख लीजिए, आप हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को देख लीजिए, आप असिस्टेंट कमिश्नर को देख लीजिए, यार उनके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं, ये लावा पक नहीं रहा। देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ साहब, ये बात कर रहे हैं कि हम तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा हुआ खाते हैं और वो तो यूरोप फ्लाइट लेके चले जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वो मसला तो हुकूमत खुद मान रही है। तो अब इसी बात से अंदाजा, ये तो अभी उन्होंने कोई उनको तकलीफ पहुंची
ठीक है, होगी तो वो उन्होंने कहा है। अब इसमें देखें ना, हमारा क्या कसूर है? एक आम, यानी आपका रोजगार, मैं आपको बता दूं 48% जो है वो ज़राअत से जुड़ा हुआ है। चले मुझे 30 सेकंड में 2-3 चीज़ें ऐसी बता दें जो हुकूमत करे और ये एहतजाज और गंदम ना काश्त करने की जो एक बयान है ये वापस ले लिया जाए। 2 बातें हैं सर, या तो वो इसको मुकम्मल तौर पर डीरेगुलाइज करें। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि गंदम ये कह दिया कि जी हमने डीरेगुलाइज कर दी और रोटी का रेट मुकर्रर कर दिया। मुझे बताएं कि रोटी किससे बनती है सर? आटे से। बिल्कुल। आटा किससे बनता है? गंदम से। तो ये जुड़े हुए हैं ना। जब आपने ये, क्यों आप झूठ कौम से बोलते हैं? क्यों ये फ्रॉड किसानों के साथ किया जा रहा है? एक तो ये है कि आप उसको आज़ाद कर दें। दूसरा ये है कि हमें आप रेट जो है वो सपोर्ट प्राइस आप कम से कम जो है वो 5,000 रुपये मुकर्रर कीजिए। देखें 70% आबादी देहात की है, अगर आपने देना है 30% जो शहर के लोग हैं तो उनमें गुलबर्गा भी बंदा वो तंदूर से रोटी खाता होगा, एक अमीर भी खाता होगा, गरीब भी, तो उनको वो जो है वो सब्सिडी दे दें। हमें ये सब्सिडियां सब बंद कर दें, कोई उसका फायदा नहीं है, ना किसान को उससे कोई लेना देना है, चाहे किसान कार्ड है। अब 80 लाख जो है वो किसान है और उसमें जनाब 4 लाख को पॉइंट आ गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। महमूदुल हक बुखारी साथ मौजूद थे। कहना उनका यही है कि सपोर्ट प्राइस जो है इस पर आप इंश्योर करें कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसानों के और काश्तकार कम्यूनिटी के उनको हल किया जाए, और साथ साथ ये कि डी रेगुलेशन की जाए, वगरना जो एहतजाज की कॉल है या फिर काश्त ना करने की गंदम के हवाले से जो बात की जा रही है उसको जो किसान इत्तेहाद है वो इंश्योर करेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।